अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक और खौफनाक हकीकत के साथ मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, गुस्सा, जिद और अना न जाने कितनों की जान ले गया, खूनी रिश्तों को तहस नहस कर गया और कितने ही अपनों के हाथ अपनों के खून से रंग गया। और जब ऐसे दरिंदे कानून की गिरफ्त में आते हैं तो मालूम होता है कि इस गुस्से की वजह कुछ और नहीं बल्कि महज लालच थी, जिसने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया कि उन्होंने अपने ही खूनी रिश्तों का खून करने पे दरेक ना किया। नाज़रीन, आज की हकीकत भी एक ऐसी ही नामालूम लाश के गिर्द घूमती है, एक ऐसा फर्द जिसे बेरहमी से कत्ल करने के बाद एक गड्ढे में फेंक दिया गया। कैसे शुरू हुई इस भयानक कत्ल की शुरुआत और क्या थे इस कत्ल के मुहर्रिकात? हकीकत होशरुबा थी। हेलो जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप आ गए लंदन से वापस? जी मैं कल मिलता हूँ आपसे। जी ज़ारा भी साथ आएगी। जी इंशाल्लाह कल 8 बजे हाजिर होता हूँ मैं। खुदा हाफिज़। भाई किससे मिलवाना है मुझे? वो डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, आ गए पाकिस्तान वापस। कौन से डॉक्टर साहब? भाई वही जिनके बारे में तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था मैंने। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अभी लंदन से एक मरीज को चेक करके आ रहे हैं जिनके यहाँ 8 साल से औलाद नहीं हो रही थी। अब माशाल्लाह उनके घर खुशखबरी आने वाली है। एहसन, ये सब अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो किसी को औलाद दे, चाहे तो किसी को औलाद ना दे। बेशक बेशक ज़रा तुम बात 100% दुरुस्त कर रही हो, लेकिन अल्लाह ताला ये भी तो कहता है इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। आमीन। अच्छा तुम कल शाम को तैयार है ना? डॉक्टर साहब के पास चलेंगे, मैंने टाइम ले लिया है। और हाँ, आज शाम को मैं लेट आऊँगा, वो ज़मीनों पर जाना है ना, अगर वहाँ से कुछ मंगवाना है तो बता दो, मैं लेता हूँ। आप ऐसा कीजिएगा कि गंदम ख़त्म होने वाली है, वो लेते आइएगा। हाँ गंदम, हाँ वो मैं ले आऊँगा। ठीक है। अब मैं निकलता हूँ, रात को मुलाकात होगी। ठीक है। सुल्तान और ज़ारा को अल्लाह ने खूब मालो दौलत से नवाजा हुआ था, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थे। उनकी शादी को 8 साल का अरसा बीत चुका था। इस दौरान में उन्होंने मुल्क के हर छोटे बड़े डॉक्टर से इलाज कर लिया, लेकिन ज़ारा की गोद हरी ना हो सकी। दर हकीकत ज़ारा बांझ थी और नाउमीद भी हो चुकी थी, लेकिन सुल्तान अली को ज़ारा से इतनी मोहब्बत थी कि वो हार मानने को तैयार ना था। बस सुल्तान बस, मैं अब मज़ीद किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। हर दफा डॉक्टर की बात सुनकर मेरा दिल मज़ीद टूट जाता है। और आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आपको औलाद नहीं दे सकी। सारा ये तुम कैसी बात कर रही हो? इसमें तुम्हारा क्या कसूर? सुल्तान, इसमें मेरा ही कसूर है, क्योंकि मैं भांज हूं। देखो ज़ारा, हौसला रखो। अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मैं अब मायूस हो चुकी हूँ, बहुत मायूस हो चुकी हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम ये पानी पियो, रिलैक्स करो, ये परेशान होना छोड़ दो ज़रा, अल्लाह बेहतर करेगा। सुल्तान, आपसे एक बात कहूँ? हाँ ज़रा। क्यों ना हम ऐसा करें कि
कोई बच्चा गोद ले ले। सारा तुम ज्यादा मत सोचो, तुम आराम करो, अल्लाह बेहतर करेगा। किसी खातून के यहाँ औलाद ना होना काफ़ी बड़ा सानिया है और ज़्यादातर ख़वातीन इसको आसानी से बर्दाश्त नहीं कर पाती और अंदर ही अंदर इस दुख में घुलती रहती हैं, क्योंकि ख़वातीन का एक वाहद आसरा ये होता है कि उनके यहाँ औलाद होगी तो उनकी कदर होगी या उनके पाँव मजबूती से गाड़े जाएंगे। तो ये जो सोच होती है जो कि फिर जब बहुत घर कर लेती है तो इस महरूमी से भी बहुत जराइम निकलते हैं। लोग कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनके यहाँ औलाद हो या औलाद नज़र आए, तो इस सारे मामले के लिए फिर वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है किसी औरत का यानी औलाद से महरूम होना। और मर्दों के लिए इसमें बड़े एक पहलू होता है कि चलो इससे औलाद नहीं हुई तो किसी दूसरी औरत से, और बाज़ औक़ात औलाद होने की वजह जो होती है वो मर्दों के अंदर होती है, लेकिन चूँकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है तो इस तरफ बात आने नहीं दी जाती और ख़वातीन पे ये मामला रख के तो दूसरी शादी या फिर एक और शादी के बारे में सोचा जाता है। औलाद ना होने पर ज़ारा पूरी तरह टूट चुकी थी और वो खुद को सुल्तान पर बोझ समझने लगी थी। और जब इंसान टूटा हुआ हो तो वो शैतान के लिए आसान हदफ होता है और शैतान उसके दिमाग में वसवसे डालना शुरू कर देता है। और ऐसा ही कुछ ज़ारा के साथ भी हो रहा था। सुल्तान, हाँ मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैंने एक फैसला किया था। कैसा फैसला? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊँ। सारा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ सुल्तान। मैं अब बस आप पे बोझ के सिवा कुछ भी नहीं। सारा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है सुल्तान, ऐसा ही है। आप बस मुझे छोड़ दें और दूसरी शादी कर लें ताकि आपको औलाद की खुशी नसीब हो। ज़ारा होश करो, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? सुल्तान, ये सच है कि जब तक मैं आपकी जिंदगी में रहूंगी ना, आपको औलाद की खुशी नसीब नहीं होगी। मैं कल वापस अपने घर जा रही हूँ। देखो ज़ारा, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? सुल्तान, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। मैं उन्हें समझा दूंगी और आपकी इज्जत पर आंच भी नहीं आएगी। प्लीज ज़ारा, प्लीज ऐसा मत कहो। मत जाओ ज़ारा, मत जाओ। सुल्तान, अगर आप चाहते हैं कि मैं ना जाऊं तो ठीक है, मैं नहीं जाती। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपको मेरी एक बात माननी होगी। हाँ बताओ। जो हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा बड़ा ख़तरा जो है वो अजनबियों से है, तो अमली तौर पर ये देखने में आता है कि नहीं, ज़्यादा बड़ा ख़तरा हमें उन लोगों से होता है जो शनासा होते हैं, जो फैमिली मेम्बर होते हैं या वर्क प्लेस पे या मोहल्ले में या कल्चर में हमारे ज़्यादा करीब होते हैं। तो हमें इस बारे में थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत होती है कि हर काम को एक अच्छे कायदे करीने से किया जाए। शादी का काम एक कोई बुरा काम नहीं है, और ये जो हमारे मुआशरे में तसव्वुर पाया जाता है कि अगर कोई दूसरी शादी करता है या
तीसरी शादी करता है, कोई ऐसी बात है जो जिसमें बड़ी कबाहत है, तो ये हमारी सोचों को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। लोगों की ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इसकी ज़रूरत भी होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पहली शादी में आसूदा नहीं होते और वो पहली शादी को जैसे तैसे निभा रहे होते हैं, लेकिन उनकी शादी में कोई लुत्फ़ नहीं होता, कोई मज़ा नहीं होता। और अगर वो दूसरी शादी करते हैं और क़वाइद-ओ ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं और सबके हकूक़ पूरे करते हैं, तो अगर कोई दूसरी शादी करता है तो इसका मतलब नहीं कि वो कोई अखलाक़ी बेराहरवी का शिकार है। जो लोग अखलाक़ी बेराहरवी का शिकार होते हैं, आमतौर पर वो दूसरी शादी या शादी मज़ीद नहीं करते। वो तो किसी कायदे कानून के पाबंदी नहीं है और वो कोई ज़िम्मेदारी उठाए बग़ैर इन कबाहतों का शिकार होते हैं जिन्हें वो अपनी ज़रूरतों का नाम देते हैं। सुल्तान के सामने ज़ारा ने क्या रखी थी शर्त? क्या होगा सुल्तान का फैसला? क्या सुल्तान अपनी शादी को बचा पाएगा या सुल्तान की खुशी के लिए ज़ारा दे देगी अपनी शादी की कुर्बानी? कहानी की मज़ीद तफसीलात बताएंगे मगर एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, औलाद ना होना ज़ारा की ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम बन चुका था और इसे ऐसा लगता था कि वो बांझपन की बेड़ियों के साथ सुल्तान को भी घसीट रही है। इसीलिए वो खुद को सुल्तान से दूर करना चाहती थी, जो सुल्तान को मंजूर ना था क्योंकि उसे ज़ारा से बेपनाह मोहब्बत थी। लेकिन ज़ारा भी अपनी ज़िद पर अड़ चुकी थी और सुल्तान अजीब कश्मकश में मुब्तला था, जिस पर ज़ारा ने वापस अपने घर ना जाने के लिए उसके सामने दूसरी शादी करने की शर्त रख दी थी। ज़ारा की खुशी के लिए सुल्तान भर चुका था दूसरी शादी की हामी, लेकिन उसके लिए उसे अपना दूसरा जीवन साथी चुनने के मरहले से गुजरना था। ज़ारा ने अपने शौहर सुल्तान की दूसरी शादी के लिए लोगों को कहना शुरू किया तो सुल्तान की दौलत देखकर मौका परस्त और लालची लोगों को अमीर होने का मौका नजर आने लगा। अरे वसीम, आज एक रिश्ते वाली आई थी, पता है? रिश्ते की बात की है उसने। अच्छा, कैसी है लड़की? बताया ना बाजी, उसकी उम्र कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या है उसकी? क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उम्र है? तुम्हें तो बस अपने रिश्ते की पड़ी रहती है, कभी बहन का ना सोचना। अच्छा, तो आपके लिए आया है रिश्ता? मेरे लिए तो नहीं आया, लेकिन सोच रही हूँ कि अपने लिए बात करूँ। करता क्या है वैसे लड़का? लड़का नहीं है, मर्द है, शादीशुदा। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी की दूसरी बीवी बनोगी? अरे उसकी पहली बीवी दूसरी शादी करा रही है, औलाद नहीं है ना उसके पास, इसलिए। अच्छा, बंदा करता क्या वैसे? सुना है जिम्मेदार है, काफ़ी पैसा है उसके पास। वाकई बाजी? लेकिन वसीम, अगर मेरी शादी वहाँ हो गई ना तो वारे न्यारे हो जाएंगे हमारे। हम अमीर हो जाएंगे बाजी। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये रिश्ता रिश्ते वाली ने करवाया ना तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मुझे कोई गेम चलानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बाजी? अरे हो सकता है मेरे भाई, सब कुछ हो सकता है, सिर्फ दिमाग की बात है। दिमाग तो सबके पास है, लेकिन इस्तेमाल कोई कोई करता है। जैसे कि तुम्हारी बहन, मेरे जहन में एक प्लान है। मैं सोच रही हूँ कि पहले उस रिश्ते वाली से उसका एड्रेस लूँ, उसके घर जाऊँ, पहले देखूँ तो सही उसका घर है कैसा और बिज़नेस कैसा है, फिर हम कोई बात बढ़ाएं तो समझ भी आती है। हमें फ़ायदा भी तो होना भाई। ये ठीक बात की है बाजी आपने। समिया ने चालाकी से सुल्तान के घर का एड्रेस पता करवा लिया और अकेली उसके घर जा पहुंची, जहां की शानो शौकत देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने सुल्तान अली से शादी करने का पक्का इरादा कर लिया और इस मकसद के लिए उसने उसे अपने जाल में फंसाने का प्लान भी बना लिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। सुल्तान साहब, मैं आपसे मदद मांगने आई थी। जी बोले। दरअसल ये मेरा भाई है, इसे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी कोई हेल्प मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती हम पर। देखें, मैं जिम्मेदार हूँ, बिजनेसमैन तो हूँ नहीं जो नौकरी दे सकूँ। वैसे भी ये ज़मीनों पे काम नहीं कर सकेगा
और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये ज़मीनों पर काम करे। कितने अच्छे हैं ना आप। मेरा मतलब कितने समझदार हैं ना आप। पढ़े लिखे लोगों की कितनी कदर है आपके दिल में। कोई बात नहीं बाजी, मैं खेतों में भी काम कर लूँगा। आखिरकार आपकी शादी भी तो करनी है ना। अरे कितना अच्छा है मेरा भाई, कितना ख्याल है ना बहन का। देखें, अगर कोई माली इमदाद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। देखें सुल्तान साहब, हम लोग मजबूर ज़रूर हैं लेकिन भिखारी नहीं। माफ़ कीजिएगा, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर भी मैं अपने किसी दोस्त से बात करूँगा। अगर कोई नौकरी हुई तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपका एहसान रहेगा हम पर। हाँ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा नंबर ज़रा सेव कर लीजिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर। हाँ क्यों नहीं, जी बताएं। 0 समिया बड़ी चालाकी से सुल्तान का फ़ोन नंबर हासिल कर चुकी थी और उसे अपने प्यार में फंसाने के रास्ते पर गामजन थी। वो इसे रोज़ फ़ोन करती, मैसेजेस करती और बात करने और पींगे पढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन सुल्तान हमेशा उसे नपा तुला जवाब ही देता और उसकी कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर करता। बैलेंस भी ना। वसीम, बैलेंस करा के दो मुझे, खत्म हो गया। अभी कल ही तो करवा के दिया है बैलेंस। कहाँ जाया करती हो तुम इतना बैलेंस? जाया नहीं कर रही मेरे भाई, इन्वेस्ट कर रही हूँ, इन्वेस्ट। सुबह से सुल्तान को 1-2 मैसेजेस किए हैं। 1-2 मैसेजेस तो इग्नोर हो सकते हैं, लेकिन 30-40 मैसेजेस इग्नोर हो जाएं ये मुमकिन नहीं। वाह बाजी वाह, क्या दिमाग पाया आपने। शुक्रिया शुक्रिया। अब तुम भी अपने दिमाग से कुछ काम लो और जल्दी से बैलेंस कराओ मुझे। बाजी आप टेंशन ही न ले, मैं यूं गया और यूं लौट आया आपके पास। हेलो। हेलो हेलो सुल्तान साहब, क्या हाल है आपका? मैं ठीक। सुल्तान साहब, मैंने आपको मैसेजेस किए थे, शायद आपने रीड नहीं किए। वो मैंने पढ़े हैं। क्या चाहती हैं आप? अरे सुल्तान साहब, आपको अभी तक नहीं पता चला कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं आपकी मलिका बनना चाहती हूँ। जब से आपको देखा है मुझे तो रात को नींद नहीं आती। बहुत अच्छे लगने लगे आप मुझे। देखें, शायद आप जानती नहीं कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। मुझे सब पता है सुल्तान साहब कि आप शादीशुदा हैं। तो फिर भी आप मुझसे शादी करना चाह रही हैं? मैं हर कीमत में आपकी होना चाहती हूँ। क्या आप मेरी पहली बीवी की मौजूदगी में मेरे साथ रह पाएंगी एक ही घर में? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज।
किसी भी शादी में मुआशी खुशहाली का जहन में तसव्वुर रखना कोई बुरी बात नहीं है, चूँकि हमारे माशरे में ख़वातीन आज ख़ुद ज़्यादा कमाने की पोजीशन में नहीं होती, तो फिर उनके पास जो दूसरा चारा होता है वो ये होता है कि वो किसी साहिब हैसियत इंसान से उनकी शादी हो जाए और ज़िंदगी में जो लग्जरीज़ हैं वो उनको हासिल हो जाए। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन किसी भी मकसद के हसूल के लिए या गोल हासिल करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो जायज़ होना ज़रूरी है। दौलत की ख्वाहिश रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसके लिए जायज़ तरीके इस्तेमाल करना और अपने आप को हदूद का पाबंद रखना हम सब के लिए लाजिम है। समिया सुल्तान को अपने चुंगल में फंसाने में हो चुकी थी कामयाब और दोनों करने लगे एक दूसरे को पसंद। दूसरी तरफ ज़ारा सुल्तान की खुद ही दूसरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन एक तरफ था औलाद का हुसूल जबकि दूसरी तरफ थी पैसे और अमीर होने की भूख। क्या होगा इस रिश्ते का अंजाम? कुछ और हकीकतों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्यार मोहब्बत के बिना किसी मतलब के लिए बनने वाले रिश्ते कच्चे धागों की तरह होते हैं जो किसी वक्त भी टूट सकते हैं। ज़ारा सुल्तान को औलाद ना दे सकी, इसलिए उसने सुल्तान को दूसरी शादी के लिए आमादा किया और उसका फ़ायदा समिया ने उठाया। सुल्तान को अपने झूठे प्यार में फंसाया और यूँ दोनों की शादी हो गई। समिया आराम से, तुम इधर बैठ जाओ। बहुत गर्मी है, मुझे प्यास लग रही है, आप पानी पिला देंगे मुझे? मैं भी लेके आती हूँ। ज़ारा, तुम यहीं रुको, किसी मुलाजिम से को पानी लेके आए। क्या करते हैं सुल्तान, कोई बात नहीं, मैं अभी खुद लेके आती हूँ पानी। समिया, तुम्हें ज़ारा के साथ अपना रवैया अच्छा रखना होगा। जी सुल्तान जी, जैसे आपका हुक्म। ये घर ज़ारा का है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुलाजमों से कह सकती हो। तुम ज़ारा से पानी मंगवाना तुम्हारा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कोशिश करना आइंदा ऐसा ना हो। मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा आपको शिकायत का मौका ना दूं। तो समिया अपने पहले मकसद में हो चुकी थी कामयाब। अब उसका दूसरा टारगेट अपने निकम्मे भाई की घर में एंट्री कराना थी, जिसके लिए उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। उसे मालूम था कि सुल्तान उसकी बात नहीं मानेगा, लेकिन उसे उस कोठी में चंद दिन रहने के बाद मालूम हो गया कि सुल्तान ज़ारा की बात कभी नहीं टालेगा। इसीलिए उसने सुल्तान के सामने ड्रामा करने के बजाय ज़ारा के सामने अपना रोना रोया। समिया, भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या परेशानी है तुम्हें? कहीं तुम्हें सुल्तान ने तो नहीं कुछ कहा? नहीं बाजी, सुल्तान तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बस भाई की फिक्र खा रही थी मुझे। अरे तुम परेशान मत हो, शुरू में ऐसा ही होता है। शादी के बाद कुछ अरसे तक खानदान वालों से दूर रहना मुश्किल होता है, लेकिन फिर ऐसा सब ठीक हो जाता है। पता नहीं किस हाल में होगा। एक तो बाजी जॉब भी नहीं है उसके पास, किस तरह से रह रहा होगा, यही सोच कर परेशान भी हूँ और उदास भी। अरे तुम उदास मत हो, उसे आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। ज़ारा बाजी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ। वैसे ये घर तो काफ़ी बड़ा है ना माशाल्लाह। अगर आप बुरा ना माने तो मेरा भाई भी यहाँ पर रह सकता है। हाँ, मुज़ायका तो कोई नहीं। तो आप सुल्तान से बात करें ना। अच्छा,
चलो ठीक है, मैं सुल्तान से बात करूँगी। थैंक यू बाजी, आप कितनी अच्छी हैं। बस अब तुम परेशान नहीं हो बिल्कुल। समिया ज़ारा के कंधे का सहारा लेकर अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करवाने लगी। वसीम भी अब उसके साथ रहने लगा। जहां उसे अच्छा खाना पीना मिला तो उसे नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी। बस ज़ारा और सुल्तान को दिखाने के लिए वो हफ्ते में 1-2 बार इंटरव्यू देने चला जाता, क्योंकि उसे मालूम था कि वो इस काबिल नहीं है कि कोई उसे नौकरी पर रखता। यूँ चंद महीने गुजर गए। समिया, बाहर आओ जरा, कपड़े धोने वाली आई है, उससे जरा कपड़े तो धुलवा लो। बाजी वो खुद ही कर लेगी ना, मेरा वहाँ क्या काम है। अरे समिया, कपड़े तो वो खुद ही धोएगी, लेकिन तुम उसके सर पे जरा खड़ी हो ना। अगर इन लोगों के सर पे ना हो ना तो ये कपड़े सही नहीं धोती। एक्चुअली ना मेरी तबीयत खराब है। अरे समिया, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? उल्टियाँ आ रही हैं मुझे बाजी। क्या वाकई उल्टियाँ आ रही हैं? जी बाजी, वाकई में उल्टियाँ आ रही हैं। अच्छा फिर ऐसा करो, फौरन से मेरे साथ ना हॉस्पिटल चलो। बाजी उसकी क्या जरूरत है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा ना। अरे पागल, मैं उस डॉक्टर के पास जाने की बात नहीं कर रही, मैं किसी और डॉक्टर के पास जाने की बात कर रही हूँ। हो सकता है कोई खुशखबरी हो। बाजी मैं ये कह रही थी कि आप क्यों तकलीफ करती हैं। मैं वसीम के साथ जाके हुआ आती हूँ ना, तो आप घर के सारे काम निपटा लें। अच्छा चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं घर के काम करवा लेती हूँ और तुम हो फिर। ठीक है बाजी। चलो ठीक है, लेकिन अभी जाओ। मैं अभी जाती हूँ। बाजी आपको ये उल्टी वाला बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? आपको पता तो है कि सुल्तान ने आपसे शादी औलाद के लिए की है। तो क्या करती वसीम, मैं ड्रामा देख रही थी, इतना सस्पेंस वाला सीन चल रहा था और उस ज़ारा की बच्ची ने आके मुझे काम कह दिया। बहाना बनाने के लिए ऐसा करना पड़ा मुझे। तो कुछ और बोल देती बाजी कि सर में दर्द है या हल्का सा बुखार है। ओहो बाजी, कहाँ फंसा दिया आपने। अब मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तुम सोचो कुछ। क्या करूं, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कुछ सोचो मेरे भाई, कुछ सोचो, बड़ी टेंशन हो रही है मुझे। सोच रहा हूँ बस। हाँ बाजी, याद आया, मेरा एक दोस्त है, प्रेस पर काम करता है। उससे कहता हूँ कि किसी अच्छे से डॉक्टर से कह के जाली रिपोर्ट्स बनवा दो। शुक्र है तुम्हारे दिमाग ने कोई काम तो किया, कोई हल तो निकला। लेकिन बाजी एक बार तो उनकी आंखों में धूल झोंक देंगे, लेकिन याद रखें कि उनकी नज़र में आप माँ बनने वाली होंगी, और अगर इनमें से कोई भी आपके साथ चला गया तो सारा बांडा फूट जाएगा। इसलिए ये जो जायदाद वगैरह जो कुछ भी लेना है जल्दी ले लें, कहीं देर ना हो जाए। फिक्र ना करो मेरे भाई, तुम देखो मैं करती क्या हूँ। गुड। मेरा प्लान तुम देखो। क्या समिया और वसीम अपने प्लान में हो जाएंगे कामयाब और उनका झूठ ज़ारा और सुल्तान की आंखों से रहेगा ओझल, या हो जाएंगे उनके झूठ बेनकाब? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, समिया और वसीम ने जाली रिपोर्ट सिखाकर ज़ारा और सुल्तान को वक्ती तौर पर मुतमईन और खुश कर दिया कि उनके घर खुशी आने वाली है, लेकिन दर हकीकत ऐसा कुछ भी ना था और ना ही वो माँ बनना चाहती थी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जायदाद का हुसूल था। लेकिन उनका भांडा फूट गया, क्योंकि उन्होंने जिस डॉक्टर की जाली रिपोर्ट्स बनवाई थी वो सुल्तान का जानने वाला था। वसीम, सब कुछ उलट हो गया है। सुल्तान को सब कुछ पता चल गया कि वो रिपोर्ट्स जाली थी। क्या? उसे ये सब कैसे पता चला? असल में जिससे जाली रिपोर्ट्स हमने बनवाई थी वो उसका फ्रेंड निकला। उसने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया सुल्तान को। बहुत गलत होने वाला है। बाजी,
अब क्या होगा? सुल्तान ने आपसे क्या कहा? कहीं अब वो आपको तलाक तो नहीं दे देगा? अरे मुझे बांझ होने पर तलाक तो नहीं देगा, लेकिन अगर उसे ये पता चल गया कि जो मैं कर रही थी वो सब ड्रामा है, मुझे तो इस चीज़ की फिक्र खाई जा रही है। आप परेशान ना हो बाजी, मैं कुछ सोचता हूँ। तुम वसीम जल्दी सोचो, हमारे पास सोचने के लिए वक्त नहीं है, सिर्फ 2 दिन है हमारे पास। बाजी मेरे पास एक प्लान तो है, लेकिन प्लान बहुत खतरनाक है। मैं इस टाइम सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे प्लान बताओ बस क्या है। बाजी सब जायदाद अपने नाम लगवाने के लिए दिल दहला देने वाला था वसीम का प्लान, लेकिन इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए ज़ारा का घर ना होना बहुत ज़रूरी था। इत्तफाकन ज़ारा को उसी रोज़ उसके मैके जाना पड़ गया और वसीम और ज़ारा को मौका मिल गया। और फिर जब उस रात सुल्तान वापस घर आया तो कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा ना था। सुल्तान आप थक गए होंगे, मैं दूध लेकर आती हूँ। सुल्तान दूध पी लें। रख दो, मैं बाद में पी लेता हूँ। अच्छा आप गुस्सा छोड़ भी दें, मैंने इसीलिए आपको झूठ बोला था कि आपका दिल ना दुखे, माफ़ कर देना मुझे। अच्छा ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, मैं बाद में पी लूँगा। याद से पी लीजिए। तुम जाओ, जाके किचन से छुरी लेके आओ जल्दी।
है किसी काम का। हवस इसे हम तब कहते हैं जब नाजायज़ ज़राए हमारे ज़हन में आते हैं। तो हमारे यहाँ लोग ठीक तरीके से कमाने को मुमकिन नहीं समझते या उसका कसद नहीं करते, और वो कोई ना कोई नाजायज़ तरीक़ों से कमाने का जब सोचते हैं तो ये कहते हैं ना, काट की हंडिया जो है वो बार बार नहीं चढ़ती, और जल्द ही वो किसी न किसी गिरफ्त में या मुश्किल में आ जाते हैं। तो दौलत बज़ाते ख़ुद एक हमारी ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि दौलत कमाने के जो ज़राए हैं वो मुनासिब हों, ताकि हमें कोई ऐसे नताइज ना भुगतने पड़ें कि लेने के देने ही पड़ जाएं। तो वैसे हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग कमाने के लफ्ज़ को कोई बहुत ज़्यादा मुस्बत नहीं लेते। लोग अपने बच्चों को कमाने की तरफ माइल नहीं करते, और बचपन में उनको नहीं बताते कि बड़े होकर उन्हें कमाने का फ़रीज़ा भी अंजाम देना होगा। लेकिन अगर कमाना पर से अगर देखा जाए कि कमाना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, तो ये हमारे लिए इनफरादी तौर पर भी और हमारे मुआशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए हम सब का फ़र्ज़ है कि हम कमाने की तरफ तवज्जो दें। समिया और वसीम ने सुल्तान को गला घोट कर कत्ल करने के बाद उसके हाथ की उंगलियां भी काट दी, ताकि उसकी उंगलियों पर लगी स्याही और जायदाद के कागज़ों पर स्याही मैच ना हो सके और उनका जुर्म बेनकाब ना हो सके। दोनों ने सुल्तान की लाश को उसी की गाड़ी में डाला और गड्ढे में फेंक दिया। कोई क्रिमिनल माइंडेड होता नहीं, यानी ये जीन्स में नहीं होता कि कोई आगे चल के क्राइम करेगा। ज़्यादातर लोग अच्छे शरीफ़ुन नफ्स और मासूम फितरत लेके ही पैदा होते हैं, और दुनिया में फिर वो जब जुराइम होते देखते हैं तो वो लाशौरी तौर पर ये सीखते हैं कि ये एक शॉर्टकट है अपने गोल्स हासिल करने के लिए। हालांकि अक्सर औक़ात ये भी देखने में आता है कि जो लोग गलत रास्ते पे चलते हैं तो वो जो जुर्म करते हैं तो वो अपनी सज़ा भी पाते हैं, और जो करते हैं वो लोग भरते भी हैं। लेकिन कई दफ़ा बड़े ऐसे करीबी रिश्ते, जैसे कि बीवी के हाथों का खामद का मर्डर होना या खामद के हाथों बीवी का मर्डर होना, या बाज़ औक़ात फैमिली मेम्बर्स भाई अपने वालिद को या भाई को कत्ल कर देते हैं, तो ये चीज़ें देख के तो बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया और तमाम सबूत इकट्ठे करके तकनीकी बुनियादों पर केस की तफ्तीश की और जल्द ही असल कातिलों तक पहुंच गई, क्योंकि मुजरिम चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, वो कितने ही सबूत मिटा ले, उसका जुर्म एक ना एक दिन बेनकाब हो ही जाता है। पुलिस समिया और वसीम तक पहुंचने में कैसे हुई कामयाब, हकीकत होशरुबा थी। सबसे पहले तो जी हमें बहुत अफसोस हुआ ये जो हादसा आपके साथ हुआ है। मिज़ारा, हम असल कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं, और वो कातिल इस वक्त आपके साथ ही है। क्या? इंस्पेक्टर साहब, कैसी बातें कह रहे हैं आप? और मैं भला अपने शौहर को क्यों मारूंगी? वसीम, प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी की थी। अपना फ़ोन घर रख कर गए थे ताकि तुम्हारी लोकेशन घर की आए, लेकिन तुम्हारी बर्बादी की वजह तुम्हारा एक बाल बना जो हमें लाश के पास से मिला। भला तुम्हारे बाल का क्या काम था लाश के पास? इंस्पेक्टर साहब, मैं अकेला नहीं था, ये भी मेरे साथ थी। दूध के अंदर नींद की गोलियां इसी ने मिलाई थी। वसीम, बाजी, मैं अकेला जेल नहीं जाऊंगा, आप भी मेरे साथ जाएंगी। ओए, पकड़ो, लगाओ इनको साथ। आगे आगे चलना, आप भी मेरे साथ जाएंगी। आप भी चलो। चलो बीबी, तुम भी। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये टोटल एतमाद का रिश्ता है। ये एक ख़ानदान इससे डेवलप होता है, एक नए मुआशरे की बुनियाद डल रही होती है। अगर यहाँ पे एतमाद का फुकदान हो तो किसी भी सूरत ये रिश्ता आगे नहीं जा सकता।
हमारे जो पाकिस्तानी सोसाइटी में खुसूस दुनिया में भी इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि जो लोग भी लालच की खातिर ये काम करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान के अंदर ये उसूल बयान फरमा दिया है कि जो औरत है ये आपके लिए एक सुकून बनाया गया है। तस्कीन का लफ्ज़ है लितस्कुनु इलैहा, कि ताकि आप उससे सुकून हासिल करें। तो वो सुकून सिर्फ वो चंद लम्हे का जिस्मानी सुकून नहीं है, बल्कि वो आपका जहनी सुकून भी है। वो आपका हर वक्त जो आप घर में रहते हैं वो एक पूरा जो माहौल है, उस माहौल उस एटमॉस्फेयर का भी सुकून है जो आपको ओवरऑल कंफर्ट करता है। तो जब मफादात की खातिर शादियाँ होंगी तो वो आपके माहौल को कभी भी कंफर्ट नहीं कर सकेंगे, उसमें इंसान कभी कंफर्ट नहीं रह सकता। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर इस लालच की देखें उसका नतीजा एंड पे जो निकलता है, तो बंदे ने लालच करके अगर शादी की और पैसे की खातिर की तो एंड पे अपनी जान भी गई तो वो पैसा किस काम आएगा। लिहाजा हमें इससे बहुत बचना चाहिए। नाज़रीन, ये होता है लालची लोगों का अंजाम, जो पैसों के लिए इंसानी जान लेने से भी दरेख नहीं करते और पकड़े जाने पर उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो अपनी दुनिया भी बर्बाद कर चुके होते हैं और आखिरत भी। टीम हकीकत ऐसी ही दर्दनाक हकीकतों से पर्दा उठाती रहेगी और आपको करती रहेगी मुआशरे की खराबियों से खबरदार। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।